यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है, ये बात क्या पता चल रही है कि एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ये सन जो है अपनी फोकस के साथ जो है इसको अपनी तरफ खींचता है, यार इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बात पॉइंट कवर हो गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये काम यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हमें क्या पता चला, ये एफ जो है ये अपोजिट है, क्योंकि एफ जो है एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, अगर क्योंकि आर एंड एफ आर द इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये एक बात आपके साथ बता दूं कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है, आपने ये वाला बात पढ़ी हुई थी एक्सिस के अंदर, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ये बात आपने पढ़ी हुई थी कि अगर जो है ये मुखालिफ सिमत में आ जाए, ठीक है, ये जो चीज़ जो है आपको पता ही है, वो आपने ऐसे पढ़े नहीं थे। ठीक है, हमने वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे। अगर ये लाइन ऐसी तो इनके दरमियान एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री। अगर ये ऐसे आप मतलब इस लाइन में हो, जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में अंदर पढ़ा था 0, 90, 180, 270, तो ये जो इस तरीके के हैं, तो ये तो मतलब इस लाइन पे आएंगे तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या आर एंड एफ को हम क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम अगर इनका क्या लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, किसका, आर वेक्टर है एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, हमें ये पता है कि आर एफ, आर वेक्टर एफ वेक्टर, ये क्या आता है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा एन यूनिट में। अब मैंने यही तो चीज़ आपको पहले बता दी कि इनके दरमियान एंगल कितना का आएगा। मुझे ये पता है कि इनके दरमियान जो है एंगल जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा एन यूनिट वेक्टर। आपको पता ही है कि साइन 180 पे क्या होता है, साइन 180 पे 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये n जो है नॉर्मल वेक्टर को शो करता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर को। ठीक है, आपको यहाँ पर पता चला कि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है। अगर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये सारा के सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आर क्लास एफ वेक्टर जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 के साथ साथ ये देख रहे हो कि हमारे पास ये जो रिलेशन आ रहा है ये क्या हो गया है, ये रिलेशन जो है ये सारे का सारा हमारे पास 0 हो गया है। लेकिन हमें जो है ना इस फोर्स को अभी तक जो है मालूम करना है। ये फोर्स जो है हम कैसे मालूम करेंगे, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। आप एज वी हैव टू फाइंड एफ, आपको पता है ये प्लानेट है, तो देर सी बात है प्लानेट का कोई मैस तो होगा। प्लानेट का मान लो मैस मैं ले लेता हूँ, वो हमारे पास समान एम है। ठीक है, अगर इस प्लानेट का कंसिडर ऑफ प्लानेट हैविंग मैस एम, अगर प्लानेट का मैस एम है तो हमें ये फार्मूला पड़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। यहां तक आपको कवर अप हो गया। ये f की वैल्यू जो है f वेक्टर की, ये फोर्स जो थी इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, इसके लिए मैंने आपको बताया था आते साथ ही हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यूज 2 इन 2 को हमने इन 1, आपने 2 को 1 के अंदर इस्तेमाल करना है। कैसे, और वेक्टर क्रॉस f की वैल्यू ये सारी उठाओ, m डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। यहाँ तक आपको बात कवर हो गई। तो m जो है यहाँ पर मैस जो है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आकर डिवाइड होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है इसका अगला स्टेप जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये एक थर्ड इक्वेशन है। और आपको अब मैं जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए,
हम एक ऐसा फार्मूला निकालने वाले थे कि यहाँ पर ये वैल्यू और आगे मैं जो लिखने वाला हूँ, मान लो कि ये डी आर ओवर डी ऑफ टी क्रॉस डी आर ओवर डी ऑफ टी, ये मान लो कि आल्सो ये जो है ये भी 0 के इक्वल है। ये भी मान लो कि हमारे पास 4 इक्वेशन है। ये थर्ड एंड 4 जो है ये मान लो कि ये भी है, तो हमने बताया कि एम इधर आकर 0 तो ये 0। तो एक और हम कह रहे हैं आल्सो कि ये डी आर ओवर डी ऑफ टी जो है वेक्टर जो है ये भी 0 के इक्वल है। ये सारे के सारी वैल्यू जो है किसके इक्वल है? ये अगर 0 के इक्वल है तो आगे आप जरा देखिएगा, आपने अपनी कॉपी पेन के साथ नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी बात मैंने कवर अप करवा दी, यहाँ पर आपको कवर अप हो गया होगा। अगर हम एक फार्मूला यूज करें डी ओवर डी ऑफ टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी ऑफ टी, ठीक है। ये वाला हम फार्मूला अगर देखें, हमने क्या इनका लेना है, डेरिवेटिव लेना है। चौंका यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक प्रोडक्ट रूल। क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट रूल। अगर ये प्रोडक्ट रूल बन रहा है, आपको पता है हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाले हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, हमें पता है फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, ये डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ये ऐसे आप आ गया डी आर ओवर डी ऑफ टी। अब फर्स्ट टर्म का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो कुछ यूं आ रहे हैं। ये रिजल्ट्स अगर हम देखें, अगर हम इसके ऊपर गौर करें, मैंने जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनाई हैं, क्या ये इक्वेशन के जो प्रोडक्ट रूल लिया है क्या ये इसकी इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। अगर देखो ये वाला और ये वाला सेम, ये वाला और ये वाला सेम, यहां तक आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम यूज 3 and 4, अब हम इसके अंदर मान लो कि ए है, इन ए हमने इनको इस्तेमाल करना है ए के लिए। हमने इनके साथ ब्लैकमेल हुए थे, हमने इनको रखा हुआ था, हमने कहा था कि हमें इनको इस्तेमाल करना होगा किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। हमने चुपचाप करके जब ये वैल्यू उठाकर, चूंकि ये वैल्यू जो है आर डी स्क्वायर आर और डी टी ये 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। जब हमने इन वैल्यूज को 0 के अंदर पुट करना है, ए के अंदर पुट करना है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स जो आने वाले हैं, यहाँ पर ये रिजल्ट्स भी 0 आएगा और ये रिजल्ट भी 0 आएगा। तो यहाँ पर आप देखने वाले हो कि ये सारे की सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये 0 के अगर हो जाएगी तो आप देख रहे हो कि ये हमारी बात जो थी यहाँ पर, अगर ये सारा 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है। यहाँ पर ये देख रहे हो डी ओवर डी ऑफ टी, डी ओवर डी ऑफ टी आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आपने क्या कहा, डी आर ओवर डी ऑफ टी, ये सारी की सारी 0 के इक्वल आ गई। यहाँ तक आपको सारी बात, वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये टर्म किस तरीके 0 के इक्वल आई। तो यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो गया। सी दैट कि ये वाली सारी टर्म जो थी ये किसके इक्वल आई थी, 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आ गई थी तो मैंने क्या कहा था कि इसको आपने क्या लेना है, इंटेग्रल लेना है। इसका हम अब इंटेग्रल अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन इंटेग्रल को अप्लाई करने से पहले हम इनको थोड़ा सा सीधा साधा कर लें। अभी ये थोड़ा बहुत टेढ़े हैं, हमें इसका कैसे अप्लाई करना है, आर वेक्टर क्लास डी आर ओवर डी ऑफ टी। यहां तक आपको बात कवर होगी। ये तो डी टी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है क्या चीज, इंटेग्रल अप्लाई करना है। बाय अप्लाइंग इंटेग्रल, यहाँ पर मैं इंटेग्रल अप्लाई कर रहा हूँ।
जब मैंने इंटेग्रल अप्लाई किया तो ये हमने लेक्चर्स के अंदर कवर की हुई है बात कि इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, तो वन हो जाता है ये चीज। यहाँ पर आपको कवर हो गया होगा कि आर क्रॉस डी ऑफ आर ओवर डी ऑफ टी वेक्टर ये किसके इक्वल हो गया। और आपको पता है कांस्टेंट इसके अंदर इंटेग्रल के अंदर ये चीज जो होती है जीरो डी ऑफ टी ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। हमें पता चला कि अगर ये कांस्टेंट अच्छा जी आगे वो ये कहता है कि ये कांस्टेंट ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी जो है अगर वो कहता है ये कांस्टेंट होगी, इस एरिया की अगर वेलोसिटी जो है एरियाज की अगर ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होती है तो वही डिवाइड बाय हाफ। हम क्या सिंपली कर देते हैं इसको हाफ के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर सी लेफ्ट पे था, मैं राइट पे था, मैं इसको लेफ्ट पे लेकर आता हूँ। मैंने आपके क्या कहा कि अगर ये एरियल वेलोसिटी है तो हम इसको हाफ के साथ डिवाइड करेंगे। हाफ के साथ डिवाइड किया तो आप ये देख रहे हो आर वेक्टर क्रॉस डी ऑफ आर वेक्टर ओवर डी ऑफ टी। यहाँ तक कवर होगी बात। और आपको यहाँ तक ये पता चला अगर ये इसके इक्वल है we see that कि ये वैल्यू जो है ये तो सारी की सारी वैल्यू जो है ना दोस्तों कांस्टेंट है। सिंस आर वेक्टर क्रॉस डी ऑफ आर वेक्टर ओवर डी ऑफ टी ये सारी की सारी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो सी जो है हमारे पास क्या था और जी वो आपको मैंने बताया कि कांस्टेंट वैल्यू की इक्वल है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां से ये पता चला अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो दोस्तों 1/2 भी तो कांस्टेंट ही है। 1/2 थोड़ी ही कोई इंग्लिश है, ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एरियल वेलोसिटी जो हो गई, इसकी एरियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी थी, वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। दोस्तों यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी। वी हैव टू प्रूव कि हाउ टू इट इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो किस तरीके से है, हमने आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन बताई। और आपको मैंने बताया था जितना प्लैनेट जो है सन के करीब होगा इतना ही ये तेजी से मूव करेगा, ये भागेगा, ये फास्टेस्ट होगा। जितना ही ये दूर होगा तो इतनी ही ये स्लोएस्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होगी, सन अट्रैक्ट करती है, प्लैनेट अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ इसको अपनी तरफ खींच के इसको लेकर आती है कि यार तुम उधर ना उस पार्टी में ना जाओ, तुम पीएमएल में ना जाओ, तुम पीटीआई में आओ। यही बातें तो यही वो करता था कि तुम इस पार्टी में ना जाओ बल्कि इस पार्टी में चले जाओ, ठीक है। यही बात जो है सन जो है, लेकिन आपको सिंपली बात कि सन इज कांस्टेंट, प्लैनेट इज मूवेबल मोशन, प्लैनेट इज मोशन। सितारे को प्लैनेट कहते हैं। एग्जांपल मैंने दी, अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ प्लैनेट। ओके, थैंक यू सो मच टू व्यू टू अस।